दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। भारत की राजनीति के बेताज बादशाह नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनवरी तक कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो भारत की राजनीति का नैरेटिव सेट करते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इतने नारे दिए हैं कि बीजेपी वालों को यकीन हो गया कि मोदी जी फट्टे से नारा देंगे और वो खट्टे से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन खुद मोदी जी ने, पूरी की पूरी बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी, कि मोदी जी का एक नारा पूरा का पूरा चुनाव पलट देगा, पूरी की पूरी स्थिति बीजेपी के लिए ऐसी खड़ी कर देगा कि राहुल कंवल जैसे गोदी एंकर्स के सामने जो पोल एक्सपर्ट्स हैं, जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने में माहिर हैं, उनको भी वजह गिनानी पड़ जाएगी कि मोदी जी क्यों हार रहे हैं। मोदी जी ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या मोदी जी से सबसे बड़ी गलती हो गई? दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है इंडिया टुडे का, जिसमें राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई दो बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। संजय कुमार, जो कि सहनिदेशक हैं लोकनीति CSDS के, और एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता। दोस्तों, एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता और संजय कुमार की बोली हुई बातें इसीलिए बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि संजय कुमार करीब 25-30 सालों से यही काम कर रहे हैं। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, और चुनाव हो ना हो वो पोल्स करते रहते हैं। लोगों की नब्ज, मूड ऑफ द नेशन, मतलब उनका काम ही यही है कि देश में क्या माहौल चल रहा है उसको बड़े पैमाने पर परखते रहें। और प्रदीप गुप्ता भी मंच पर थे, और उनका भी होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनका जो एग्जिट पोल अब तक हाल के सालों में किए हुए हैं वो लगभग एक्यूरेट रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से गारंटी तो किसी की नहीं दी जा सकती, गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नतीजों के करीब रहे हैं। और इस इंटरव्यू में राहुल कंवल ने संजय कुमार से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से चुनाव कहाँ छूटा या क्या गलतियां हुई, बेसिकली क्या गलतियां हुई, इसको लेकर सवाल पूछा। तो जो जवाब संजय कुमार ने दिया वो न केवल राहुल कंवल जैसे एंकरों का मुंह बना देगा, उनको टेंशन में ला देगा, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी को सकते में ला सकता है। अब गौर से सुनिएगा दोस्तों, संजय कुमार, जो कि लोकनीति CSDS के सहनिदेशक हैं, उन्होंने इस सवाल के जवाब में राहुल कंवल से क्या कहा। संजय कुमार ने कहा, हमने अप्रैल के पहले हफ्ते में एक पोल किया था जिसमें हमने बताया था कि बीजेपी के पास 40% वोट शेयर है, लेकिन हमें यह भी पता चला कि इस 40% में से ऐसा वोटर भी है जो शायद बीजेपी को वोट करे, लेकिन वो सरकार के कामकाज से बहुत खुश नहीं थे। वो इस सरकार को वोट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि सरकार तो इन्हीं की आ रही है, तो इन्हें ही वोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसे वोटरों की संख्या 4 से 5% थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जमीन पर चुनाव बदलने लगा और वो वोटर जो बीजेपी को मजबूती से वोट कर रहा था वो बीजेपी से छिटकने लगा। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया बीच चुनाव के बीच कि वोटर छिटकने लगा। तो राहुल कंवल ने भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ बीच चुनाव में, चुनाव के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वोटर बीजेपी से छिटकने लगा, जो चुनाव से पहले अप्रैल तक ये सोच रहा था कि हाँ नाराजगियां हैं, हाँ काम नहीं हुआ है, हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ शिकायतें हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन क्या करें, आएगा तो मोदी ही, जीतना तो बीजेपी नहीं है, तो अब वोट क्या खराब करना, इन्हीं को वोट दे दो। वो क्यों छिटका, इसका जवाब दिया संजय कुमार ने। संजय कुमार ने कहा, मुझे लगता है नैरेटिव बदला। सच कहूं तो जब विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू किया कि ये संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, तो मुझे हंसी आती थी कि ये मुद्दे आम आदमी के मुद्दे नहीं हो सकते, लेकिन बीजेपी ने जिसे अपनी ताकत समझा वही उसकी कमजोरी बन गई। जब पीएम ने 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया कि इन्हें संविधान बदलना है, इसीलिए 400 पार चाहिए। दलितों के बीच इसने बहुत बड़ा संदेश दिया। मोदी जी ने कहना शुरू किया कि सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर हम बड़े फैसले लेंगे। इससे लोगों में और डर बढ़ गया। इसने मोदी और राम मंदिर जैसे मुद्दों को गायब कर दिया और यही हम होता देख रहे हैं। दोस्तों, ये एक नहीं, कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जनवरी में जो राम लहर की बात थी, जनवरी में जो आश्वस्त हो गई थी बीजेपी की, अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब तो उसको झोला भर भर के वोट मिलेंगे, अब तो घर बैठो तो भी हम जीत जाएंगे, वो राम लहर भी बहुत ही स्थिर हो गई। और दूसरा, ब्रांड मोदी। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्यों कम हो जाएगी, क्या वजह है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बेसिक नेचर है। किसी भी चीज को आप लगातार खाएंगे, आपको कितनी भी पसंद है, अगर आपको कहा जाए आप रोज यही खाओ, आप 1 महीना खा लेंगे, 2 महीना खा लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, आप उससे भी बोर होने लगेंगे। आप कहेंगे कुछ और भी दे दो भाई, ठीक है, पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी है। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी, ब्रांड मोदी की अति हुई है। यूरिया के पैकेट से लेकर
वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर पेट्रोल पंप में पैम्पलेट से लेकर हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। पिछले 10 सालों में जब आप टीवी खोलो पीएम मोदी की तस्वीर है, यूट्यूब खोलो तो वीडियोस में पीएम मोदी के एड्स आते हैं। तो किसी भी ब्रांड की अति होना, मतलब राज्यों में भी जब चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई, लेकिन मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगे। ये कहा कि आप विधायक को वोट मत कीजिए, आप समझिए कि अगर आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो आप मुझे जिता रहे हैं। कई राज्यों में बीजेपी को ऐसे करके जीत मिली, यूपी उनमें से एक राज्य था। 2014 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम कैंडिडेट नहीं थे, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में बनाई बीजेपी ने। लेकिन किसी भी ब्रांड की एक लिमिट होती है। आप लगातार पिछले 10 सालों से ब्रांड मोदी की इतनी अति हो गई कि जो छोटे मुद्दे थे, फिर जो आदमी महंगाई के मुद्दे से परेशान था लेकिन मोदी जी को वोट कर रहा था, फिर वो भी छिटका। जो बेरोजगारी के मुद्दे से परेशान था वो मोदी को वोट कर रहा था, वो भी छिटका। खास तौर पर 400 पार के नारे के बाद जो गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी जो बीजेपी के साथ जुड़ा था 2019 के बाद, फिर वो भी छिटका। और उसका एक उदाहरण दोस्तों मैं अमेठी की सीट की तरफ देखना चाहती हूँ। अमेठी को लेकर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अगर हारेंगी तो इसलिए हारेंगी कि प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़िया प्रचार किया, या स्मृति ईरानी को लेकर एक नाराजगी अमेठी के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो अमेठी में भी जातीय समीकरण बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ये बात मतलब बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। अब आप देखिए दोस्तों, अमेठी में कांग्रेस ने किसे कैंडिडेट बनाया? केएल शर्मा को। केएल शर्मा कौन है? ब्राह्मण उम्मीदवार। स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी पंजाबी हैं और उनकी शादी एक पारसी से हुई है। तो स्मृति ईरानी और केएल शर्मा अगर खड़े होंगे और अमेठी का अगर ब्राह्मण मतदाता होगा, सवर्ण मतदाता होगा, उसे वोट देने का विकल्प होगा तो किसको वोट देगा? वो ब्राह्मण मतदाता को वोट देगा ना। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हमारे देश में वोट पड़ते भी जात के नाम पर हैं और टिकट बंटते भी जात के नाम पर है। ये तो सच्चाई है ना कि जाति के नाम पर वोट पड़ता है, जाति के नाम पर वोट मिलता है, जाति के नाम पर वोट कटता भी है। और यही वजह है कि मोदी जी ने अपने आप को एक बड़े ओबीसी लीडर के तौर पर दिखाया। वो बार बार जहां भी जाते वो बताते कि देखिए मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। ये एक वजह है ना, क्योंकि इस नाम पर वोट पड़ता है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जाति के नाम पर जो 400 पार के नारे के बाद एक डर, एक खौफ पैदा हुआ, जिसका जिक्र अब संजय कुमार भी कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हम पहले चरण के बाद से लगातार कर रहे हैं। मैं आपको पहले चरण की वोटिंग के बाद से ये बात कह रही हूं कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है, या बीजेपी आईटी सेल कर रहा है, या मोदी जी कर रहे हैं, वो असल का नैरेटिव नहीं है। जमीन पर बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। फिर जब क्या होता है ना, जब फ्लोटिंग वोट बिखरता है ना, तो बहुत सी चीजें सतह पर आने लगती हैं। फिर बहुत सी नाराजगियां जो अब तक ब्रांड मोदी के तले छुपी थी, फिर वो बाहर आने लगती है। दोस्तों पिछले 2019 के चुनाव में 18 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कांटे की लड़ाई थी। अब आप सोचिए उन सीटों में जहां बीजेपी ने एक तरह से ऐन वक्त में, या फिर ये कह ले कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई में सीटें निकाली थी, अगर उन सीटों पे विपक्ष ने कैंडिडेट अच्छे दिए और अखिलेश यादव ने खुद जिस तरह के टिकट बांटे हैं, उनको लेकर बात बहुत नहीं हो रही है, गोदी मीडिया में बात नहीं हो रही है, लेकिन बात करनी जरूरी है। दोस्तों अखिलेश यादव ने, जिनके लिए कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए यही कहा जाता है ना कि यादवों की पार्टी है, उन्होंने केवल 5 टिकट यादवों को दिए हैं, वो भी अपने परिवार के अंतर्गत। बाकी सारे टिकट उन्होंने गैर यादव ओबीसी को बांटा है। बड़े स्तर पर दूसरी जातियों को भी उन्होंने अपने साथ लेने की कोशिश की है। अगर मैं कहूं दोस्तों कुर्मी, तो कुर्मियों को भी बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सीट में अखिलेश यादव का कुर्मी कैंडिडेट है और उस सीट में एक फ्लोटिंग वोट है जिसने मोदी को वोट दिया था 2019 में, और उसको लेकर नाराजगी है, कई मुद्दों को लेकर नाराजगी है, अलग अलग मुद्दों को लेकर नाराजगी है, तो वो फ्लोटिंग वोट वैसे भी विपक्ष के पास जाएगा, प्लस उसके पास कुर्मी उम्मीदवार भी होगा। तो होता क्या ना दोस्तों, कभी एक मुद्दा इतना प्रबल नहीं होता कि ब्रांड मोदी या बीजेपी जैसी बड़ी ताकत को हरा दे या बीजेपी जैसी बड़ी ताकत को कमजोर कर दे। लेकिन छोटे मुद्दे जब खड़े होते हैं साथ में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। किसने सोचा था कि बेरोजगारी एक मुद्दा बन सकता है? लेकिन आप बिहार की रैलियों में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की रैलियों में देख लीजिए, जब जब राहुल गांधी अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं, तो जो शोर पब्लिक के बीच उठता है अग्निवीर के नाम पर, अग्निवीर के विरोध के नाम पर, वो ऐसा शोर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अग्निवीर को लेकर जो गुस्सा है,
उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं में, क्या वो सतह पर नहीं आएगा? ऊपर से आप 400 पार के नारे को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी, जो एक डर का माहौल पैदा हुआ, और वो डर ऐसे ही नहीं आया। बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने खुद प्रचार के दौरान कहा कि हाँ, हमको 400 पार सीटें चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। ये ऐसा नहीं है कि लफबाजी वाली बात हुई। मोदी जी ने उसको कवर करने की कोशिश की कि बाबा साहब भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि चाहे संविधान बचाने का नारा हो, फिर जातीय समीकरण हो, फिर लोकतंत्र बचाने का नारा हो, फिर आरक्षण बचाने का नारा हो, फिर बेरोजगारी का भी थोड़ा मुद्दा जोड़ दीजिए, फिर अग्निवीर का भी थोड़ा मुद्दा जोड़ लीजिए, फिर ब्रांड मोदी की ढलान में आने का मुद्दा भी जोड़ लीजिए। छोटे छोटे मुद्दे इकट्ठा होकर अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो बीजेपी को कहां नुकसान पहुंचाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, बिहार में बड़े स्तर पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है ना, जेडीयू को ठीक ठाक सीटें दी गई है गठबंधन में। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहां बीजेपी अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। जो गठबंधन के साथी हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर सीटें नहीं दी गई हैं, बीजेपी अपने दम पर अपने कंधे पर चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से बल्क में सीटें आई थी 2014 और 2019 में बीजेपी को। तो अगर उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ी चोट बीजेपी को लगती है अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो फिर ये स्थितियां कहां जा रही हैं चुनाव में? फिर कैसे कोई कह सकता है कि 370, 275 तो ऐसे ही जोड़ लो, 300 तो ऐसे ही आ गए? फिर तो आप ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के लिए चुनाव फंस गया, तो फिर आप सोचिए अगर यूपी में चुनाव फंस गया, जहां राम मंदिर बना है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो बाकी राज्यों में क्या होगी इसकी स्थिति? दोस्तों, आपको संजय कुमार का ये आकलन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।